शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के चैप्टर इवोल्यूशन का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न जीवों का विकास किस तरीके से हुआ, हमारे पृथ्वी का विकास किस तरीके से हुआ। इससे पहले जो क्लास था उसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्शन यूनिट, इकोलॉजी का यूनिट और बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। लगभग हम लोग लास्ट पायदान पर चल रहे हैं हमारे बायोलॉजी के कोर्स में, जिसमें हमारा केवल और केवल कितना चैप्टर बचा है, 3, लेकिन तीनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा एमपी है और हाईली वेटेज चैप्टर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन। उसके बाद जेनेटिक्स से शुरू करेंगे। जेनेटिक्स से जो रहेगा एक दूसरे से रिलेटेड है, इस कारण दोनों चैप्टर को एक साथ पढ़ाऊंगा, 15 दिन में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। विकास किसे कहते हैं, इवोल्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, हम लोग इवोल्यूशन का अंदर, ठीक है ना, इवोल्यूशन है, एक मिनट रुकना, इवोल्यूशन क्या है इसके पहले जानते हैं ना, इवोल्यूशन क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि इवोल्यूशन किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, कि मान लो कोई समय, ध्यान से समझना, समय के साथ साथ, ठीक है ना, समय के साथ 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 समुदाय का क्रमिक विकास, क्रमिक विकास, ठीक है ना। समय के साथ साथ समुदाय का, कोई कम्युनिटी है उसका क्रम से क्या होना, विकास होना ही क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवोल्यूशन। वर्ड दिया जाता है उद्विकास। क्या वर्ड दिया जाता है, उद्विकास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। कोई एरिया में, ध्यान से समझना, कोई एरिया में, ठीक है, पहले कोई स्पीसीज नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पास कोई नया स्पीसीज आया होगा, ठीक है ना। तो समय के साथ अकॉर्डिंग आया है, कोई नई जाति उत्पन्न हुआ है, तो उनका यदि हम अध्ययन करते हैं, क्लियर है कि नहीं, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उद्विकास। क्या बोलते हैं, उद्विकास। नॉर्मल भाषा में ऐसे ही समझो कि सबसे पहले, ध्यान समझना, हम जितने भी जीव हैं अभी इस स्वरूप में उपस्थित हैं, तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे बना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा यूनिवर्स कैसे बना होगा, फिर उस यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना होगा, फिर उस सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ था वो अर्थ कैसे बना होगा, फिर अर्थ में पहले कैसे जीव आए होंगे। पहले ध्यान समझना, पहले तो अकोष्ठी जीव रहे होंगे, फिर कोशिकी जीव आए होंगे, फिर कोशिकी जीवों में भी कौन आया होगा, पहले प्रोकैरियोटिक आया होगा, फिर यूकैरियोटिक जीव आया होगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पहले पेड़ पौधे आए कि जीव जंतु आए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जीव जंतुओं में का किस तरीके से विकास होते गया, और उसके बाद हम लोग लास्ट में इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका उद्विकास कैसे हुआ। चैप्टर पूरे कहानी की तरह तुम लोग समझते जाओगे, एकदम हर एक एक चीज़ तुमको अच्छे से समझ आते जाएगा, इस चीज़ का गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्लियर है ना। ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या बोलता है कि कोई एरिया में समय के साथ साथ कोई समुदाय है उसका क्रम से क्या होना, विकास होना, वही क्या कहलाता है, आपका उद्विकास। क्या कहलाता है, उद्विकास। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और इसका जब हम लोग बायोलॉजी के जिस शाखा के अंदर अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, बायोलॉजी के जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। एनसीईआरटी एक लाइन बोलता है कि जब कोई तारे को तुम देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम कई हजार या कई लाख वर्ष पूर्व के चीज़ों को देख रहे हो। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब वो जो तारा तुमको आज चमकते हुए दिखाई दे रहा है वो आज से कई लाख वर्ष पूर्व अपने में से प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन किया होगा और उसको यहाँ तक आने में कई करोड़ों वर्ष लग गए, तब जाकर के तुम्हारी आंखों से टकराया, तब तुम उसको देख रहे हो। मतलब जब हम लोग वर्तमान में हैं तो हम लोग भूतकाल में क्या कर रहे हैं, आपका क्या बोलना चाहिए, देख रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। मतलब वर्तमान में यदि हम खड़े हैं और कोई तारे को देख रहे हैं, मतलब तुम लोग कितने लाख वर्ष को देख रहे हो, कई हजारों लाख वर्ष पुराना घटना को देख रहे हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, फिर ब्रह्मांड में से हमारा, ध्यान समझना, इस ब्रह्मांड में से हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो कैसे विकास हुआ होगा, सोलर सिस्टम से फिर हमारा क्या बोलना चाहिए, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी का वातावरण कैसे था, पहले किन चीज़ों का निर्माण हुआ होगा, फिर उन चीज़ों से कैसे पहला कोशिकीय जीव बना होगा, उन कोशिकीय जीवों से किस प्रकार से धीरे धीरे अलग अलग जीवों का निर्माण हुआ होगा, और आज के डेट में जो सभी के ऊपर राज कर रहा है मानव, उसका उद्विकास किस तरीके से हुआ होगा।
इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। किसमें किया जाता है अध्ययन? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई भी एरिया में इवोल्यूशन कैसे होता है इसको समझाया जाता है किसके सिद्धांत से? डार्विन के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? डार्विन के सिद्धांत से। डार्विन क्या बोलता है? रूपांतरण के साथ अवतरण, बहुत तगड़ा वर्ड दिया है वो, रूपांतरण के साथ अवतरण, इस कॉन्सेप्ट पर इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना? विकास का क्या सिद्धांत है करके कभी भी आएगा क्वेश्चन तो क्या बोलोगे? रूपांतरण के साथ अवतरण। क्या बोलोगे? रूपांतरण के साथ अवतरण। क्लियर ना? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। समझने का कोशिश करना, ध्यान देना। ठीक है, ये पेरेंट का तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, ये पेरेंट्स का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? इसका जब रेप्लिकेशन वगैरह होता है तो एक से कितना बनता है आपका? 2। क्या बनता है? 2। यहाँ तक समझ आ रहा है? नहीं, ये भी हमारा पेरेंट्स का, ध्यान से समझने का कोशिश करना। ये पेरेंट्स का डीएनए है, फिर इसमें से कितना रेप्लिकेशन के फलस्वरूप फिर से कितना बना? 2। तो ये तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में किस में गया? पेरेंट्स से किस में गया? ऑफ स्प्रिंग में गया, संतति में गया। किस में गया? संतति में। अब ध्यान से समझने का कोशिश करना। ठीक है, एक पेरेंट्स है, उसके कितने संतति बने? 2 संतति हुआ। उसमें से कोई एक संतति उस वातावरण को सहन कर पाया और एक सहन नहीं कर पाया। जो सहन कर पाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो सहन कर पाएगा वो आगे बढ़ेगा और फिर से संतान का उत्पत्ति कर पाएगा। जो नहीं सहन कर पाएगा वो वहीं पास नष्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर इसका संतति बनेगा, ध्यान देना। अब इसमें से कोई, फिर यहाँ पास क्या लगेगा? कोई प्राकृतिक अवरोध लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? प्राकृतिक प्रतिरोध लगेगा। ठीक है, बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा, ऐसा वाला कहानी हो सकता है। तो इसमें से कोई एक सहन नहीं कर पाएगा और कोई एक आगे फिर से बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और वो बढ़ेगा जो वातावरण के साथ अपने आप को क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। समझ आ रहा है कि नहीं? सर्वाइव वे करेंगे, ध्यान से समझना। जो योग्य रहेगा वो जीवित रहेगा। योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत दिया गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान समझना, रूपांतरण के साथ अवतरण, ध्यान से समझना। पेरेंट्स था, उसका संतति बना। जो संतति अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया तो वही आगे जा करके अवतरित होगा, वही आगे जा करके अवतरित होगा। फिर जो अपने आप को मॉडिफाई करेगा समय के अकॉर्डिंग, वो आगे जा करके मॉडिफाई होगा। जैसे तुमको बोला जाता है ना कि तुमको इस जीवन में जीना है तो तुमको त्रेता युग का राम बन करके नहीं रहना पड़ेगा, कलयुग का मानव बन करके रहना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तब तुम इस दुनिया में क्या कर पाओगे? सर्वाइव कर पाओगे। ऐसा सिद्धांत दिया जाता है ना, जैसे के साथ तैसा, वातावरण के अनुसार तुमको ढलना पड़ेगा। ठीक है, यदि तुम इंग्लिश, ध्यान समझना, तुम ऐसे पाश्चात्य देशों में गए और तुम यहाँ का हिंदी या लोकल लैंग्वेज सीख करके गए हो तो क्या वहाँ सर्वाइव कर पाओगे? क्या नहीं, तुमको वहाँ का भाषा सीखना पड़ेगा ना। मतलब तुमको यदि जीना है, उस एरिया में रहना है, अच्छे से जीवन यापन करना है, वहाँ अपना विस्तार करना है, तो तुमको उनका भी लोकल भाषा सीखना पड़ेगा। मतलब अपने आप को क्या करना पड़ेगा? रूपांतरित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रूपांतरित करने पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? तो विकास का वही सिद्धांत है कि रूपांतरण के साथ क्या होना चाहिए? अवतरण होना चाहिए। क्या होता है? अवतरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? तो डार्विन का सिद्धांत क्या है? रूपांतरण के साथ अवतरण। और ये किसके ऊपर बात करता है? योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है ये? अच्छा, अब ध्यान से समझना ना, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन करके तुमको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, यूनिट ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास की इकाई क्या है? तो इवोल्यूशन का अध्ययन कभी कोई एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया जाता है क्या? नहीं। हम लोग इवोल्यूशन को पढ़ते हैं किसमें? पॉपुलेशन में। किसमें पढ़ते हैं? पॉपुलेशन में। जैसे मानव समुदाय का विकास कैसे हुआ, मानव जनसंख्या का कैसे हुआ होगा, उभयचर का विकास कैसे हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग पॉपुलेशन पर उद विकास का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो यूनिट कभी भी पूछेगा इवोल्यूशन का तो वो क्या होता है? पॉपुलेशन होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन। और कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन क्या है? रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, कच्चा पदार्थ रे। मतलब इवोल्यूशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? वेरिएशन आना। क्या ना? वेरिएशन आना, विभिन्नता आना। क्या ना? विभिन्नता आना। समझ आ रहा है नहीं? यदि विभिन्नता नहीं उत्पन्न होगा, ध्यान समझना, यदि विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगा तो वो जीव वहां पर जीवित
नहीं रह पाएगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों वर्ड याद रखना है। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है? पॉपुलेशन। और रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है आपका? वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। ठीक है, अच्छा सिद्धांत क्या है बोला हूं मैं? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया ये? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा टाइम लाइन का बात करते हैं। क्लियर है? ये हो गया क्या? कंप्लीट है सबका? ठीक है, अब हम लोग टाइम लाइन का बात करते हैं कि कैसे कैसे ये जो हम लोग अभी के डेट में पृथ्वी देख रहे हैं, यहाँ इतने जीवों को देख रहे हैं, इन सब का विकास कितने समय पहले हुआ होगा, हमारा यूनिवर्स कब आया होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो जानो कि हमारा जो यूनिवर्स है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ होगा। ठीक है ना? ये जो ब्रह्मांड है पूरा वो कब बना होगा? तो ब्रह्मांड बना है आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है ना? 20 बिलियन ईयर अगो। BY का मतलब क्या है? बिलियन ईयर अगो। क्लियर है? ध्यान से समझो, 1 मिलियन में 10 लाख होता है जी, और 100 मिलियन मिल करके 1 बिलियन बनाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? 100 मिलियन मिल करके 1 बिलियन बनाता है। वैसे कितना बिलियन वर्ष? 20 बिलियन वर्ष। कितना? 20 बिलियन वर्ष पूर्व इस पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। BY मतलब समझ गए ना? बिलियन ईयर अगो। क्लियर है? तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है? आज से 20 बिलियन ईयर अगो। क्लियर है? कैसे समझाया जाता है ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ होगा? ठीक है, तो उसके बारे में तुम लोग बचपन से सुने होंगे, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति कब हुआ है? 20 बिलियन ईयर अगो। क्लियर है? उसके बाद इसमें से, ठीक है ना, हमारा अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है? पूरे ब्रह्मांड में हमारा एक सोलर सिस्टम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे, आकाशगंगा है। अपने आकाशगंगा में एक सोलर सिस्टम है। क्लियर है ना? गैलेक्सी बोलते हो ना? गैलेक्सी में अपना सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम का एक छोटा सा ग्रह क्या है? अपना अर्थ। ठीक है, तो इस अर्थ का ओरिजिन कब हुआ था? तो अर्थ का ओरिजिन हुआ है आज से 4.5 बिलियन ईयर पूर्व। ठीक है ना? 4.5 बिलियन। ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर अगो। किसका ओरिजिन है? अर्थ का। अब अर्थ बना होगा तो अर्थ में पहले जीव तो नहीं रहे होंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ का वातावरण जीवों के लायक था क्या? नहीं। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ अर्थ तो हम लोग जान डाले 4.5 बिलियन ईयर अगो। यदि आपको पूछेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, अब पृथ्वी बना, पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति होने में तो टाइम लगेगा ना, तो पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति हुआ है 4 बिलियन ईयर अगो। 4 बिलियन ईयर अगो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 20 मिलियन वर्ष पूर्व पहले तो क्या बना होगा? पूरा ब्रह्मांड बना होगा। उस ब्रह्मांड से ध्यान देना, आज से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व क्या बना होगा? पृथ्वी बना होगा। और पृथ्वी जब बना है, ध्यान समझना, तो पृथ्वी में जीवन का उत्पत्ति कब हुआ है? 4 बिलियन वर्ष पूर्व। क्लियर है कि नहीं? 4 बिलियन वर्ष पूर्व। 1 बिलियन मतलब कितना? 100 लाख। 100 भी नहीं, 100 मिलियन होता है। क्या होता है? 100 मिलियन। और 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो सोचो, इतना हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व का कहानी चल रही है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा थ्योरी लगाया गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? 4 बिलियन ईयर अगो किसका ओरिजिन हुआ है? हमारा लाइफ का। यानी कि पृथ्वी के उत्पत्ति के कितने 100 साल बाद, कितने 100 साल बाद आपका जीवन आया होगा? तो ये याद रखना है, 500 मिलियन वर्ष बाद आया है। कितना? 500 मिलियन। अरे 4.5 है ना, और ये 4 है, तो कितना मिलियन है? 500 मिलियन। क्लियर है? अब 500 मिलियन गुणित 10 लाख करना। 500 मिलियन गुणित कितना? 10 लाख। तो तुमको रियल में एग्जैक्ट इतना हजार करोड़ वर्ष पूर्व करके निकलेगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? यहां तक समझ आया? आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? कब कब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ? अब ध्यान समझना, जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट कोशिकी जीव आ गए होंगे। डायरेक्ट कोशिकी जीव आए होंगे क्या? नहीं। पहले कैसे जीव आए होंगे? अकोशिकीय। अकोशिकीय जीवों को बोलते हैं हम लोग नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसे बोल सकते हो नॉन सेल्यूलर लाइफ आया होगा। अकोशिकीय जीवन का स्वरूप आया होगा। कब आया है अकोशिकीय जीवन का स्वरूप? 3.0 बिलियन ईयर अगो। ठीक है, अब यहाँ पास विरोधाभास लग रहा है। 4 बिलियन वर्ष पूर्व आप बोल रहे हो कि ये आया है करके, अब यहाँ पास 3 बिलियन वर्ष पूर्व बोल रहे हो, तो ये एनसीईआरटी का डाटा है।
ठीक है, एनसीईआरटी जैसे बोला है वैसे लिख रहे हैं हम लोग ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यदि ओरिजिन ऑफ लाइफ पूछेगा 4 बिलियन वर्ष पूर्व बोलना, लेकिन मान लो नॉन सेल्यूलर लाइफ बोलेगा तो 3 बिलियन वर्ष पूर्व बोलना। क्लियर है ना। अच्छा, अब इसमें भी कौन बने होंगे, जियांट मॉलिक्यूल बने होंगे, बड़े मॉलिक्यूल बने होंगे, बड़े मॉलिक्यूल बने होंगे, ठीक है ना। बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि क्या क्या बना होगा, सबसे पहले तो जीवन, जैसे तुम्हारा शरीर किन चीज़ों से मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, तो सबसे पहले यही सब बने होंगे ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 बिलियन वर्ष पूर्व तो प्रोटीन बना होगा हमारा, और क्या बना होगा, आरएनए बना हुआ होगा, और क्या बना हुआ होगा, पॉलीसेकेराइड वगैरह बना होगा, पॉलीसेकेराइड वगैरह बना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो नॉन सेल्यूलर लाइफ आया है, प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, ये सब बना होगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सेल्यूलर लाइफ उसके बाद आया होगा, पहले आके उसकी जीवन का स्वरूप आया होगा, फिर इन्हीं चीज़ों से मिलकर के क्या बना होगा, आपका कोशिका बना है। क्या बना है, कोशिका। तो सेल्यूलर लाइफ कब आया है, आज से 2 बिलियन ईयर अगो आया है, 2 बिलियन वर्ष पूर्व आया है। कब आया है, 2 बिलियन वर्ष पूर्व। और उसमें भी सबसे पहले कौन आए होंगे, एक कोष की जीव की बहु कोष की, एक कोष के जीव कौन आए होंगे, एक कोष के जीव। तो सबसे पहले तो यूनिसेल्यूलर आया होगा, और उसके बाद कौन आया होगा, आपका सेल्यूलर कोष की जीव आए होंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। ठीक है, तो ये आपका टाइमलाइन हो गया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर अगो, ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर अगो, ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो। लेकिन इसमें भी ऐसे डिफ्रेंशिएट करना, 3 बिलियन वर्ष पूर्व क्या बना है, नॉन सेल्यूलर, और 2 बिलियन वर्ष पूर्व बना है क्या, आपका सेल्यूलर। ज़्यादा समय हुआ नहीं है जीवों को आया, 2 बिलियन ईयर अगो। अब ऐसा मत समझना ना 100 मिलियन है ना, 1 बिलियन में कितना है, 100 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख वर्ष। तो बहुत लंबा आंकड़ा है ये भी, यदि करोगे तो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सरल हो करके नॉर्मल हम लोग मिलियन बिलियन वाला इकाई चल रहे हैं। क्लियर है ना। ऐसे में तुमको याद नहीं रहेगा, 20,000 करोड़ लाख शंख पुष्प ऐसे करके पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है ना। पढ़े हो कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, और खरब से ऊपर भी क्या होता है, शंख होता है, क्या शंख होता है, शंख से भी ऊपर नील होता है शायद। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जाता है वो कहानी। ठीक है, तो हमको उतना नहीं जाना है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन में चलना है। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ जाए क्या, क्लियर है। तो ये हम लोग पढ़ ले कि टाइमलाइन कैसे कैसे विकास हुआ होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, चलो बताओ इसके अकॉर्डिंग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की आखिर हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ होगा। क्लियर है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालो सभी लोग, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ होगा, ध्यान से समझना। आज से 20, ठीक है ना, ध्यान से समझना, आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से 20 बिलियन वर्ष पूर्व लाइम नामक पदार्थ, लाइम नामक पदार्थ, ठीक है ना, ये ध्यान देना ना, LYEM है ना, कौन सा पदार्थ है, LYEM नामक पदार्थ 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है ना, लाइम नामक एक पदार्थ था जो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिसका क्या था, टेम्परेचर था, ठीक है ना, वो क्या हो रहा था, ऐसे गैस के घने बादल बनाया। क्या बनाया, घने बादल बनाया, किसका, गैस का, गैसों का घना बादल बना। क्लियर है ना। और घना जब बादल बना तो ये ऐसे ऐसे घूमते जा रहा था। क्लियर है कि नहीं। और इसका आकार क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। क्लियर है कि नहीं, समझने का कोशिश करना क्या हो रहा था, ध्यान देना। लाइम नामक जो पदार्थ था, ठीक है ना, वो 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गैसों का घना बादल बनाया। और ये इसमें ना इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अणु थे। और वो लगातार क्या हो रहे थे, चारों ओर क्या हो रहे थे, घूम रहे थे। क्लियर है कि नहीं। लगातार इसका आकार क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। आकार बढ़ते जा रहा था, एक दिन अचानक से इसमें क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। क्या हुआ, विस्फोट। और विस्फोट होने के कारण इसमें बहुत छोटे छोटे क्या बने, टुकड़े बन गए, ऐसा। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या बन गया, इसका टुकड़ा बना। इसी को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। क्या बोला जाता है, बिग बैंग थ्योरी। लगातार ये बढ़ते जा रहा था, गैसों का घना बादल, जिसके अंदर का टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा, और बाहर का टेम्परेचर क्या था, कम। क्लियर है कि नहीं। और ये अचानक से एक दिन क्या हो गया, फूट गया। और अनेक बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों में क्या हो गया, ये टूट गया। और यही पिंड जब
ध्यान समझना, यही पिंड आगे जाकर के किसका फॉर्मेशन किए, गैलेक्सी का। किसका फॉर्मेशन कर दिए, गैलेक्सी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसका फॉर्मेशन कर दिया, आपका गैलेक्सी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। कौन सा पदार्थ बोला हूँ, लायम। अब इसमें भी जो सबसे बड़ा वाला पिंड था, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा क्या था, पिंड था, इसको हम लोग बोले नोब्यूली। क्या बोले, नोब्यूली। क्या बोले, नोब्यूली। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये नोब्यूलाई। क्या बोले, नोब्यूलाई। और इस नोब्यूलाई से हमारे सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का क्या होगा, उद्भव होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। गैसों का एक घना बादल था, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि थे। अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बाहर का बहुत कम। क्लियर है। एक दिन इसमें क्या हो गया, महाविस्फोट हुआ। विस्फोट होने के कारण बहुत सारा पिंड बना। इसमें से जो सबसे बड़ा पिंड था उसको क्या बोला गया, नोब्यूलाई। क्या बोला गया, नोब्यूलाई। और ये जो नोब्यूलाई है, यही आगे जाकर किसका निर्माण करेगा, अर्थ का। ठीक है ना, मतलब हमारे सौरमंडल का विकास करेगा। और सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, और उन्हीं ग्रहों में से एक है कौन, हमारा अर्थ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, पृथ्वी। आगे बढ़ जाएं हम लोग, ठीक। तो ध्यान से समझना भाई, ये तो सब जान डाले हैं। सॉलिड एंटिटी होता है, इसके चारों ओर गैसों का क्या होता है, बादल होता है। ये लगातार क्या होते रहता है, ऐसे घूमते रहता था। क्या होते रहता था, घूमते रहता था, जिसके कारण इसका साइज क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। साइज क्या होने लग गया था, बढ़ने लग गया था। फिर एक दिन क्या हुआ, इसमें महाविस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण ये बहुत सारे भागों में क्या हो गया, ऐसा टूट गया। क्लियर है कि नहीं, क्या हो गया, टूट गया। जो सबसे ज़्यादा बड़ा पिंड था, जो सबसे ज़्यादा बड़ा पिंड था, इसको कलर से करना तुम लोग सोना, जो सबसे ज़्यादा बड़ा पिंड था उसी को ही हम लोग क्या बोले, नोब्यूलाई। क्या बोले, नोब्यूलाई। क्या बोले, नोब्यूलाई। और ये जो नोब्यूलाई था, सिंगल एक नोब्यूलाई था, उस सिंगल नोब्यूलाई से किसका विकास हुआ है, हमारे सोलर सिस्टम का। किसका विकास हुआ है, सोलर सिस्टम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसका विकास हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ये जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में हमारा कौन है, अर्थ है। कौन है, अर्थ। जैसे कि ध्यान देना, एक मिनट ना, ये देखो, ये बन गया हमारा क्या, सोलर सिस्टम। ठीक है, ये सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में कौन है, ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य से तीसरे नंबर में कौन है, अपना अर्थ है। कौन है, अर्थ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझते जाना जी, ये क्या आ गया आपका, मार्स आ गया, मंगल आ गया, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, ठीक है ना, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और फिर प्लूटो है। प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आएगा नहीं। और ये मिल करके हमारा क्या बना है, सोलर सिस्टम। क्या बना दिया, सोलर सिस्टम। अब ये जो सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ है ना, सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है, हम लोग इस अर्थ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, अर्थ के बारे में। ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ के अंदर में ध्यान से समझने का कोशिश करना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ ध्यान दो, ये जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ का जो सबसे अंदर हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड। क्रोड का टेम्परेचर क्या था, बहुत ही ज़्यादा था। ये बाहर का हिस्सा है, ठीक है। ये बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रवार। क्या बोलते हैं, प्रवार। अंदर को क्या बोलते हैं, क्रोड। और बाहर को क्या बोलते हैं, भूपर्पटे। तो अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और बाहर का टेम्परेचर अपेक्षाकृत क्या था, कम था। तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पास से क्या हुआ, आपका बहुत सारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। क्या हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट। और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ये जब ज्वालामुखी नीचे में आया ना, तो ये निर्माण करने लग गया किसका, भूपर्पटी का। किसका निर्माण कर लिए, भूपर्पटी का। सबसे बाहरी लेयर किसका निर्माण हुआ, भूपर्पटी का। किसका निर्माण हुआ, भूपर्पटी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ठीक है ना, मतलब ज्वालामुखी फटा होगा, तो उसके साथ साथ कौन कौन सा गैस निकला है, मीथेन गैस निकला होगा, ठीक है, अमोनिया गैस निकला था। क्या निकला था, अमोनिया गैस निकला था। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन था, कुछ मात्रा में जल वाष्प था। क्या था, जल वाष्प। मैं यहाँ पास कहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी रहा होगा। क्या मैं यहाँ कहीं पास भी ऑक्सीजन लिखा हूँ, क्या, नहीं। मतलब सबसे पहला जो वातावरण था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। क्लियर है कि नहीं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण पहले का जो वातावरण था वो कैसा था, अपचायक था। कैसा था, अपचायक था, रेड्यूसिंग था। एटमॉस्फेयर कैसा था, रेड्यूसिंग, अपचायक था, ठीक है ना, अपचायक एटमॉस्फेयर था। क्लियर है। हमारे आसपास का पूरा वातावरण कैसा था, अपचायक। ऑक्सीजन फ्री रूप में मिला है क्या, नहीं। ऑक्सीजन है तो जरूर, लेकिन वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा या H2O के रूप में होगा। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मिलता नहीं था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं,
ठीक है। अब ध्यान समझना, अब अपचाई वातावरण है। अपचाई वातावरण में पहले यूनिसेल्युलर लाइफ आए होंगे, यूनिसेल्युलर लाइफ आए होंगे। तो कैसे जीवन को उत्पत्ति हुआ होगा, पेड़ पौधे कैसे आए होंगे, उनको समझाने के लिए अब क्या दिया जाएगा, अलग अलग वाद दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें चलेगा विशिष्ट सृष्टिवाद चलेगा, बीजाणुवाद चलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा तुम लोग लुईस पास्चर का उसमें प्रयोग पढ़ोगे, जीवोत्पत्तिवाद पढ़ोगे, बीजाणुवाद पढ़ोगे, समझ आ रहा है ना। फिर लास्ट में एक चलेगा कार्बनिकवाद, क्या चलेगा, कार्बनिकवाद, क्लियर है कि नहीं। फिर मिलर एंड यूरे का प्रयोग आएगा, ठीक है। मिलर और यूरे का प्रयोग बोलेगा कि, ध्यान से समझना, मिलर और यूरे का प्रयोग बोलेगा कि पहले जो निर्जीव पदार्थ थे उनसे कुछ ऐसे पदार्थ बने जिनसे सजीवों का क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें हम लोग इन्हीं सब के बारे में डिटेल करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ है, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम बिग बैंग थ्योरी से बना, नेबुलाई से बना है, ठीक है। मिल्की वे, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, भूलना नहीं, यहाँ तक क्लियर है। और ज्वालामुखी जितना भी था वो फट करके किसका निर्माण किया है, भूपर्पटिका। पहले के वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है और रेड्यूसिंग वातावरण है, और रेड्यूसिंग वातावरण में कभी भी कोई भी लाइफ फॉर्म हो सकता है क्या, नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। तो कैसे ये जो वातावरण था वो चेंज हुआ होगा, कैसे नए नए पहले आकोशिकी जीव आए होंगे, फिर कोशिकी जीव आए होंगे, पहले कौन सा एक कोश की आया, फिर बहुकोशिकीय आया, कौन उभयचर पहले आया, ठीक है, उभयचर पहले आया कि स्तनी वर्ग आया कि पक्षी, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।